पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर में कितने बच्चे ऐसे हैं जो पेपर को एक बार में ही खत्म करते हैं पूरा पेपर। जैसे कि तुमने लेट सपोज स्टार्टिंग बायो से कर ली, बायो से स्टार्ट करा तुमने और तुम फिर उसके बाद केमिस्ट्री गए, फिजिक्स गए और तुम एक बार में पेपर खत्म कर रहे हो बस, मतलब पेपर का तुम एक राउंड ले पाते हो, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, और बस फिर टाइम अप हो जाता है, तुम पेपर सबमिट कर देते हो। कितने बच्चों के साथ ये प्रोसेस होती है पेपर अटेम्प्टिंग की? हाँ, हैंड रेज करो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आशा शर्मा से पलक शर्मा है, राइट? यस मैम। बच्चे आप भी अच्छा कर सकते हो, अच्छा कर रहे थे, मैंने आपका पूरा परफॉर्मेंस देखा है। थोड़ा सा चूक रहे हो आप इधर इस वाले टेस्ट में अल्फा बैच से, ठीक है ना? यशिका जैसा केस है आपका। तो हमें कोशिश करनी है सैटरडे वाले एग्जाम में मेरा B12 बैच, क्योंकि आप लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस लाया। B10 से मुझे बहुत उम्मीद थी, उन्होंने नाम डुबोया मेरा, तुमने फिर भी नाम उठाया है, ठीक है? तो तुम गर्ल पावर हो, गर्ल टीम हो, ये गर्ल्स बैच है पूरा, बढ़िया स्कोर करना है सैटरडे वाले एग्जाम में अपने को। हालांकि मैं तुम्हारे प्रीवियस पेपर्स देख रही हूँ, जो तुमने पहले टेस्ट दिए थे उसका एवरेज वगैरह देख रही हूँ मैं, उसी हिसाब से तुमसे बात कर रही हूँ, ठीक है? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हम पेपर मैम इसी तरीके से अटेम्प्ट करते हैं कि बायो कर दी, केमिस्ट्री कर दी, फिजिक्स कर दी और फिर हमारा टाइम अप हो जाता है और हम पेपर सबमिट कर देते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ पेपर को करते कैसे हैं। ये तरीका नहीं होता, पेपर का कभी भी एक राउंड में पेपर सॉल्व नहीं होता। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। कभी भी एक राउंड में पेपर सॉल्व नहीं करते हम। पेपर सॉल्व करने के लिए जो बहुत प्रैक्टिस के बाद आपको आएगा, 3 राउंड करते हैं वैसे। जो आइडियल होता है पेपर को सॉल्व करने का वो होता है 3 राउंड, लेकिन अभी तुम्हारी बिगनिंग है, मे भी तुम 3 राउंड नहीं कर पाओ, तो 2 राउंड तो तुम्हें जरूर लगाने पेपर के। देखो जब तुम पेपर को कर रहे हो ना पहली बार, वेज ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर, जब तुम पेपर को पहली बार कर रहे हो तो तुम्हें ये दिमाग में रख के चलना है कि 3 घंटे का तुम्हारे पास अगर समय है तो तुम्हें 3 के 3 घंटे एक बार पेपर नहीं करना है, ऐसे नहीं। तुम अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि मेरे को 2.5 घंटे में पेपर खत्म करना है या मेरे को 2.25 घंटे में पेपर खत्म करना है, और बची हुए जो 45 मिनट्स है या 30 मिनट्स है उसमें एक और राउंड लेना है। ये चीज पता है कब होएगी? तुमने कभी एक चीज नोटिस करी हो, जब तुम पेपर कर रहे होते हो तो तुमने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें एक आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा, ये तुमसे बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ। जब तुम क्वेश्चन को पहली बार पढ़ते हो तुम्हें एक आइडिया लग जाता है कि नहीं लगता? यस मैम। तुम्हें ये एहसास हो जाता है कि ये क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, बनने के कितने चांस है, नहीं बनने के कितने चांस है। पहले राउंड में हमेशा अपनी स्पीड को बहुत फास्ट रखना है। मतलब क्या कि पहले राउंड में वो क्वेश्चन करने हैं जो तुम्हें श्योर श्योर आते हैं, जो तुमसे एक बार में टिक हो जा रहे हैं बस। कि तुमने पढ़ा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स टेक्स द ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू द लंग्स, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, कौन सी ब्लड वेसल लेके जा रही है? तुम्हें शॉर्ट शॉर्ट आंसर पता है, तुमने टिक कर दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना सवाल को। तुम्हें पेपर में तुम्हें सीखना नहीं है, सीखते क्लास में है और पेपर से पहले तैयारी वाले सीन में। पेपर में कोई सीखना नहीं, कोई चैलेंज नहीं, पेपर में तो जो आता है वो करना है। तो पहला राउंड स्पीड अप होना चाहिए थोड़ा सा, कि जो क्वेश्चन आ रहा है अगर तुम्हें मान लो एक तो क्वेश्चन तुमने पढ़ा, एक बार पढ़ा, चारों ऑप्शन पढ़े, तुम्हें लगा कि याद नहीं आ रहा, बन नहीं रहा, ठीक है? 4 में से अगर 2 ऑप्शन भी तुम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, 4 में से अगर तुमने 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं करे तो उस क्वेश्चन को छोड़ो, वहीं पे आगे बढ़ जाओ। 4 में से तुमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तुम्हें तुम्हें लगा कि ए बी सी डी में सी और डी तो हो ही नहीं सकते, ये तो पक्का गलत है, तुमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तुम्हारे पास बचे 2 ऑप्शन बचे तुम्हारे पास। तुम उस सवाल पे एक हाईलाइट को एक मार्क बना लो, अपना पर्सनल मार्क बना लो कि उस सवाल पे स्टार मार्क लगा दिया। साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो, क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर है ना, तो ये कॉपी पेन लेके बैठ जाए करो और लिख लिया करो। लेट सपोज तुम क्वेश्चन 41 पे थे, तुमने सी और डी को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया, ए और बी में तुम्हें कंफ्यूजन है, तुमने 5 सेकंड सोचा, 10 सेकंड सोचा, 20 सेकंड सोचा, 25 सेकंड सोचा, बस 25 सेकंड में भी तुम एक एक सेकंड का हिसाब रखता है। जो बच्चा एमबीबीएस कर रहा है ना, जो बैठा है कॉलेज के अंदर, उस बच्चे के पास अपने पेपर अटेम्प्टिंग के दौरान एक एक सेकंड का हिसाब है। 25 सेकंड तक भी तुम ए और बी में डिसाइड नहीं कर पा रहे, लीव द क्वेश्चन, मार्क इन योर नोटबुक 41 स्टार मार्क। अब ये 41 स्टार मार्क क्या इंडिकेट कर रहा है कि लास्ट का जो 1 घंटा, जो आधा घंटा या फिर जो 45 मिनट्स तुम्हारी बचेंगी, तुम्हें कुछ नहीं करना, वो 3 बटन जो तुम्हारी स्क्रीन पे है उस पर क्लिक करना है, सारे क्वेश्चन तुम्हारे पास खुलेंगे, तुम्हें डायरेक्ट उस पर 41 पे क्लिक करना है, तुम्हें फटाफट 41 वाले क्वेश्चन पे आना है। अब टाइम है, अब सोचो, अब 30 सेकंड दो उसको,
60 सेकंड दो, 1 मिनट तक तुम सोच सकते हो उस पे। मान लो तुम्हारे ऐसे 10 सवाल है, अब उस 10 में से तुमने 5 भी बना दिए, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारे 5 में से 3 तो ठीक हों, और बल्कि 10 में से तुम 7 बना लोगे। ये बात मैं बोल रही हूँ तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग, ये खेल है, ये गेम है, ये तुम्हारे दिमाग को बार बार क्या इंडिकेशन मिल रहा है? रिलैक्स्ड है तुम्हारा दिमाग, क्योंकि उसे ये पता है कि उसने एक बार पेपर निपटा लिया, खत्म कर लिया उसने, वो शांत है इस टाइम। अब बहुत चांसेस बढ़ गए तुम्हारे जवाब सही होने के। और तुम बोलते हो ना सिली मिस्टेक हो गई मैडम, ए और बी में कंफ्यूज हो रहे थे और गलत वाला टिक करे हो। क्यों करिए तुम गलत वाला टिक? क्योंकि तुमने इसको, जब तुम इसको कर रहे थे तो तुम्हारे पास 100 सवाल और पड़े हैं और तुम 41 पे हो, तो तुम्हारे दिमाग में एक प्रेशर है, और अभी तो मेरे 60 सवाल और बच रहे हैं, मुझे अभी 59 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं। तो वो बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, तो माइंड हड़बड़ी में है। हड़बड़ी में तुमसे गलत टिक होने का चांस ज्यादा रहेगा, सही टिक होने का चांस कम रहेगा। बात समझ आ रही है तुम्हें? मैं कई यस बार क्लास में बोलती हूँ कि बच्चा, 10 लाख बच्चे पेपर देते हैं, उसमें से 0.1%, मतलब लगभग 9 साढ़े 9 लाखों को बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। एमबीबीएस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना कहीं तो होता ही है, बीडीएस बीएमएस। अगर उसको अपन हटा दें, सिर्फ एकदम क्रीम लेयर निकाले, एमबीबीएस वाली लेयर निकाले, तो कहीं 0.1% बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जो बच्चे बच गए वो पढ़ते नहीं थे क्या? वो बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग भी तो पढ़ते हो ना, सब पढ़ते हैं। हमें लेकिन सिलेक्शन के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई तो है, पढ़ाई का अल्टरनेट नहीं है। जो बच्चा पढ़ता नहीं उसको तो मैंने रेस से ही एलिमिनेट कर दी, उससे तो मैं बात ही नहीं कर रही। मैं बात उस बच्चे से कर रही हूँ यहाँ पे जो बच्चा पढ़ रहा है। पढ़ने के बाद हमारे नंबर नहीं बन रहे, अब हमें चीजें सीखनी है, सारी चीजें सीखनी है हमें। माइंडसेट, अटेम्प्टिंग कैसे है पेपर की, ये दोनों चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो आप लोगों को घर पे भी प्रैक्टिस करनी है पेपर की। अवंती में भी, अब ये जो आप पेपर दोगे ना सैटरडे को, ट्राई दिस मेथड देयर। सवाल पे टाइम देना ही नहीं है, सवाल नहीं आ रहा उसकी स्किप करो, नहीं आ रहा उसे स्किप करो। जो आ रहा है, पहला जो साइकिल है, फर्स्ट जो साइकिल है, अगर तुम्हारा पेपर तुम 9 बजे करने बैठे तो तुम्हारी पहली साइकिल 10:30 बजे खत्म हो जानी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की बोल रही हूँ मैं। अब सोचो तुम्हारे इस पहली साइकिल में कितने सारे सवाल स्किप हुए होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्किप हो जाएंगे ऐसे, तो तुमने सोचा ही नहीं, क्योंकि दिमाग अपना लगाया नहीं। तो पहले राउंड में नहीं लगाना दिमाग, पहले राउंड में फटाफट वो टिक करने जो तुम्हें आ रहे हैं, अब लगाना है सेकंड राउंड में दिमाग। सेकंड राउंड में दिमाग लगाने के लिए क्या करना है, ये नोटबुक पास होनी चाहिए। इसमें ऐसे लिख लिया कि क्वेश्चन 41 पे स्टार मार्क। स्टार मार्क का मतलब है कि भाई इस क्वेश्चन की ज्यादा चांसेस है ठीक होने की। इसमें मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे। लेट सपोज क्वेश्चन 42 ऐसा था जिसमें तुम एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए, तुम्हें आइडिया ही नहीं इस क्वेश्चन का, तुम्हारे सर के बाहर है ये सवाल, तो इस पे तुम कुछ गोला मार लो या तुम कुछ क्रॉस मार लो, इसका कोई अलग चिन्ह बनाओ, इसका साइन अलग बनाओ, ताकि जब तुम नोटबुक में देखो तो इस 42 क्वेश्चन को तुम पहले नहीं खोलो। जब तुम यहाँ पे राइट कॉर्नर में सारे क्वेश्चन तुम्हारे जहां आ रहे होते हैं नंबर लिखे हुए, जब तुम पेपर में दोबारा जाओगे क्वेश्चन अपने खोलोगे, तो तुम पहले वो क्वेश्चन खोलोगे जिन पे तुमने स्टार बनाया है, क्योंकि वो तुम्हारे ठीक होने के चांसेस ज्यादा है। तुम्हें उन्हें छोड़ के नहीं आना, तुम्हें उन्हें करके आना है, उन्हें स्किप मत करके आना। जहां 2 एलिमिनेट कर दिए, जहां थोड़ा कंफ्यूजन, स्किप मत करके आना, उनको करके आना है। हाँ, किसी के बहुत ज्यादा ऐसे 50 सवाल ऐसे हैं जिसको कंफ्यूजन ही हो रहा है, तो फिर वो बच्चा तो पढ़ के नहीं गया ढंग से। ये भी मैं तुम्हें एक दिन समझाऊंगी कि कितने क्वेश्चंस पे रिस्क लेना होता है। तुक्का बोलते ना, तुक्का मार के, कई कई लोग बोलते हैं कि यार मैं तुक्का मारता, मैं तो ठीक हो गया, मेरा काम बन गया। तुक्का नहीं होता, इंटेलिजेंट गैसिंग होती है। सब कुछ किसी को नहीं आता, किसी को नहीं आता सब कुछ, किसी का दिमाग रोबोट का नहीं है, सब तुम्हारे और मेरे जैसे हैं। ठीक है? ऐसे मार्किंग्स करनी है क्वेश्चंस के आगे। फिर लेट सपोज क्वेश्चन 50 था, क्वेश्चन 50 में तुम्हें काफी लग रहा है कि ये मैं बना लूंगी, मेरे को आता है इसमें, तो क्वेश्चन 50 पे स्टार मार्क लगा दिया। 51 जो है उसमें बहुत कम आता है, तो उस पर क्रॉस बना दिया या ऐसे सर्कल कर दिया। साइन मार्क कर लो, ऐसे अपने साइन बना लो कि मेरा स्टार मार्क किसको है, क्रॉस किसको है, सर्कल किसको है, हैशटैग मैं किसको बना रही हूँ, इस तरीके से मार्किंग कर लो कि स्टार मार्क वाले क्वेश्चन पे सबसे पहले विजिट करूंगी मैं। जब तुम क्वेश्चंस को पहले राउंड में जो आते हैं उनको करोगे, तो अपने आप पहले तुम्हारा जो पेपर है एक बार कंप्लीट हो जाएगा। 10:30 11 बजे, 9 बजे लेके बैठे हो तो 1.5 घंटे में या 2 घंटे में, 2 घंटे, 2 घंटे खूब से खूब है, 9 से 11 पेपर खत्म। उसके बाद 11 से 12 का जो समय है उसमें तुम्हें, अब तुम्हारे पास टाइम है, अब सोचो, तुम खूब सोचो, आराम से सोचो। कई बार फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाने बैठ जाते हैं,
एक न्यूमेरिकल में हमें पता नहीं लगता, हम एक न्यूमेरिकल के अंदर 3 मिनट डाल देते हैं और अंत पंत रिजल्ट क्या आता है, वो न्यूमेरिकल बनता भी नहीं हमसे। सोचो कितने दुख की बात है ये, कि एक बच्चे ने 3 मिनट लगाए, 4 मिनट लगाए एक न्यूमेरिकल में, और उससे वो न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं हुआ और फिर उसे आगे बढ़ना पड़ा। अरे उसका 3 मिनट का वेस्ट पेपर में, बहुत बड़ा वेस्ट है 3 मिनट। होता है ऐसा? बताओ मेरे को, किसी के साथ ऐसा हुआ है कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल पेपर में लगाने लगे और किसी सवाल पे अटक गए, वहां पे 3 मिनट खप गई, 3.5 4 मिनट खप गई और वो क्वेश्चन बना भी नहीं? एक बच्चे ने हाथ उठाया, 2 बच्चे ने हाथ उठाया। ऐसा होता है, बहुत बार हुआ होगा। इसलिए बोल रही हूँ, पहले उन सवालों पे दिमाग लगाना ही नहीं, उनमें नहीं टाइम वेस्ट करना। सोचो लास्ट के 1 घंटे में तुमने 3 मिनट उसमें लगा दी, अब इतनी लोड नहीं है और अब चांसेस बढ़ जाते हैं तुम्हारे उस आंसर के होने के। तुमसे पता है क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा शुरुआत में? क्योंकि तुम्हारे दिमाग के जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें उसको ये, वो तुम्हें बार बार ये बोल रहा है कि भाई पूरा पेपर पढ़ा है, अभी तो पूरा पेपर पढ़ा है, अभी तो फिजिक्स पढ़ी है, अभी तो केमिस्ट्री पढ़ी है। उसकी सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट चल रही है। और एक बार पेपर हो गया तो सबकॉन्शियस माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है कि मैंने एक बार सारे क्वेश्चन देख लिए, नजरों से निकाल लिए, जो आते थे वो टिक भी मार दिए। वो बहुत रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स्ड कंडीशन में चीजें सही होने की प्रोबेबिलिटी डबल से ट्रिपल हो जाती है बेटा। तुम ट्राई मार के आना इस मेथड को इस बार, ठीक है? डन है? तो एक तरीका पिछली बार बताया था कि सीक्वेंस कैसे अटेम्प्ट करना है सब्जेक्ट का, और एक इस बार तरीका बताया। लगाओ एक्सपेरिमेंट, ट्राई मारो, फिर मेरे को बताना रिजल्ट, ठीक है? और रिवीजन क्लास पक्का से देखना। आ सकते हो तो बहुत वेल एंड गुड है, नहीं आ सकते तो रिकॉर्डिंग देखना। अटेंड जरूर करनी है रिवीजन क्लास। 2 दिन के अंदर तुम खुद रिवाइज कर नहीं पाओगे 5 चैप्टर। सिलेबस तुम्हें मिल गया होगा, मिल गया सिलेबस? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलो। निधि बच्चे अभी अभी आए हो क्या? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे, मिस तो नहीं कर दिया आपने? अभी चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर बात करेंगे। आप लोगों को थोड़ा कोई अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उस स्ट्रेस को भी बर्स्ट करके जाएंगे आज क्लास के अंदर ही, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है अवंती वालों ने भी एग्जाम्स की लाइन लगा रखी है, स्कूल वाले अलग से एग्जाम ले रहे हैं, तो बच्चे ही हो आखिरकार। अरे निधि अभी आप लेट हो गए बेटा क्लास में, क्या बात, इतनी लेट कैसे आए आज? चलो रिकॉर्डिंग देख लेना, ये वाला क्लास मैं रिकॉर्डिंग में डाल दूंगी तुम्हारा वाला, ठीक है ना? इसमें हमने थोड़ी एग्जाम स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है। आई विल पुट दिस क्लास इन द रिकॉर्डिंग, तो निधि देख लेना। और अपने सखाओं को भी बोल देना, सखी सखाओं को, जो भी हैं हमारे क्लास के बच्चे जो आज नहीं आए ना, जो सोच रहे हैं कि बस हम 1 घंटे में पता नहीं सेल्फ स्टडी करके क्या ही झंडा गाड़ देंगे, क्या निचोड़ देंगे, उनको जरा इन्फॉर्म कर देना कि क्लास में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। तो जो नहीं आया वो प्लीज यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देख ले, ठीक है? कौन कर देगा मेरा ये काम? नोबडी? कोई फ्रेंड नहीं है तुम्हारा? मोह माया से जिंदगी त्याग रखी है तुमने? अरे भाई कुछ तो बोल दिया करो ताकि मैं पढ़ा पाऊं आगे। हाँ बिल्कुल शुभांगी, दैट्स व्हाई आई से कि क्लास तुम मिस ना ही करो। ठीक है, अगर कोई जानता हो हमारी क्लास के बच्चों को तो आप बता देना उन्हें कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्लीज दे गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, दे शुड, दे मस्ट। चलो लेट्स बिगिन इट। हमारा चैप्टर टाइप्स ऑफ हार्मोन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया हार्मोन वाले चैप्टर में? क्या क्या पढ़ लिया हमने? हमने पढ़ लिया इसका, हमने ग्लैंड्स पढ़ी थी, ठीक है? एंड द लास्ट व्हाट वी स्टडीड हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसको हम थोड़ा सा दोबारा यहीं से डिस्कस करते हैं, ठीक है? क्योंकि कल एंड में हमने ये ऊपर ऊपर से डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं और इसकी चीजों को, और उसके बाद हम आज इस चैप्टर को जो है, इसका क्या बोलते हैं उसको, अंतिम चरण तक इसको ले जाएंगे, इसको आज कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। देखो हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है पता है आप सबको? जो आपके गट का ट्रैक्ट है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। स्टमक और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, उधर से भी हॉर्मोन्स बन रहे हैं। कौन से हॉर्मोन? वो हॉर्मोन विच हैव द रोल इन डाइजेशन। सो इट सिक्रीट हॉर्मोन्स, सिक्रीट दोज हॉर्मोन्स, उन हॉर्मोन्स को बनाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच हैव रोल इन डाइजेशन। कल भी बताया था मैंने, विच हैव रोल इन डाइजेशन, जिनका डाइजेशन में रोल है।
क्या रोल है डाइजेशन में, कहाँ रोल है, यहाँ पे देखते हैं। देखो पहला हार्मोन लिख रखा है गैस्ट्रीन। पहला हार्मोन क्या लिखा हुआ है, गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन हार्मोन कौन रिलीज करता है, गैस्ट्रीन हार्मोन रिलीज करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि कहां प्रेजेंट है, स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, सॉरी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज नहीं करती, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे काम करता है। ठीक है भूमिका, ठीक है। पहला हार्मोन क्या है, गैस्ट्रीन। कहां रिलीज होता है, गैस्ट्रीन रिलीज होता है स्टमक में। कहां पे एक्ट करता है, गैस्ट्रीन ग्लैंड्स पे। तो आप है ना इन सभी हार्मोन के लिए दो दो लाइन लिख लो बस। गैस्ट्रीन हार्मोन पहले लिख लो रिलीज बाय, कि अगर आपके सब्जेक्टिव में स्कूल में क्वेश्चन आ जाए ना तो ऐसे करके लिखे ना। पहला पॉइंट रिलीज बाय, दूसरा एक्ट अपॉन, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो रिलीज बाय स्टमक और एक्ट अपॉन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक, एक्ट अपॉन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक। आपको लेट सपोज स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ भी सकता है ये वाला, कि भाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सारे हार्मोन्स आप बताओ और उनके फंक्शन को लिखो डिटेल में। तो आप डालना हार्मोन नंबर 1 गैस्ट्रीन, फिर लिखना रिलीज बाय, एक्ट अपॉन, और तीसरा पॉइंट लिखना फंक्शन इसका। क्या काम है इसका, भाई ये स्टूमुलेट करता है, क्या स्टूमुलेट करता है, स्टूमुलेट सिक्रीशन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक एंजाइम्स, गैस्ट्रिक एंजाइम सच एज पेप्सिनोजन। सेकंड जो हार्मोन है वो क्या है, सेकंड हार्मोन है सिक्रीटीन। सेकंड हार्मोन है सिक्रीटीन। क्या लिख के आओगे सिक्रीटीन में, अगेन रिलीज बाय व्हाट, कौन रिलीज कर रहा है सिक्रीटीन, रिलीज बाय इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रिलीज बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एक्ट अपॉन किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, एक्ट अपॉन किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, पैनक्रियाज। रिलीज बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्ट अपॉन पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के ऊपर एक्ट कर रहा है। रिजल्ट क्या है इसका, फंक्शन क्या है इस हार्मोन का, हार्मोन का फंक्शन क्या है। देखो क्वेश्चन आ सकता है ऐसे स्कूल एग्जाम में, मैं फॉर्मेट बता रही हूं तुम्हें। क्वेश्चन आएगा कि हॉर्मोन्स रिलीज्ड बाय GI, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, उनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करो, ऐसा करके क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इसी फॉर्मेट में लिख के आना है, गैस्ट्रिन सिक्रीटिन रिलीज बाय एक्ट अपॉन, फंक्शन क्या है, पैनक्रियास पैक करके क्या करवाएगा बताओ भाई, बाइकार्बोनेट आयंस जो है रिलीज करवाएगा, बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज करवाएगा। इससे क्या होगा, जो पीएच होगा पैनक्रियास का वो एल्कलीन होगा, सो इट मेंटेन्स द एल्कलीन पीएच इन पैनक्रियास, इट मेंटेन्स द एल्कलीन पीएच इन पैनक्रियास, बाइकार्बोनेट आयंस का रिलीज करवाता है पैनक्रियास में। तीसरा हार्मोन सीसीके, तीसरा हार्मोन कौन सा है, सीसीके, सीसीके मतलब कॉलीसाइटोकाइनिन, रिलीज बाय, कौन रिलीज कर रहा है, कौन रिलीज कर रहा है भाई, एनीवन, स्मॉल इंटेस्टाइन ही रिलीज कर रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन किसके ऊपर काम कर रहा है, एक्ट अपॉन पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, दो ऑर्गन्स के ऊपर काम करता है। फिर तीसरा पॉइंट फंक्शन, फंक्शन क्या है, पैनक्रियाज पे एक्ट करके क्या करवा रहा है, पैनक्रियाज पे एक्ट करके पैनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करवा रहा है, और बाइल जूस। और वेरी नाइस, गॉल ब्लैडर पे एक्ट करके बाइल जूस फॉर्मेशन करवा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से सब्जेक्टिव जो स्कूल का जो तुम्हारा पेपर होगा ना, सब्जेक्टिव पेपर में फॉर्मेट बहुत मायने रखता है। तो ये फॉर्मेट में लिखोगे तो नंबर बहुत अच्छे इजीली फैच कर पाओगे, कि तुमने हर हार्मोन लिख दिया कि कौन बनाता है, कि किसके ऊपर वो काम करता है और क्या काम करता है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो गए। एंड लास्ट हार्मोन इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, रिलीज बाय, बताओ कौन रिलीज करता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड कौन रिलीज करता है, स्टमक की इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट स्टमक के करीब है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम वाला पार्ट रिलीज करता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। एक्ट अपॉन काम किसके ऊपर करता है, काम स्टमक के ऊपर करता है, और क्या काम करता है, इनहिबिट करता है द सिक्रीशन ऑफ
inhibit the secretion of gastric glands and gastric enzymes, inhibit the secretion of gastric glands and gastric enzymes. ठीक है, इस तरीके से these all are the hormones of gastrointestinal tract. कौन उनको रिलीज करता है और क्या वो फंक्शन करते हैं. दिस वाज द होल सेडाइन. नाउ मूव अहेड. ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर. तो अभी तक हमारे जितने भी ग्लैंड्स है वो कवर हो गए. सबसे पहले पढ़ा हमने हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस कहाँ है ग्लैंड? डाइनसेफेलोन का याद आ रहा है? फर्श जो था मैंने बताया था ब्रेन के हिस्से हैं. ठीक है, तो फोर ब्रेन में एक हिस्सा था डाइनसेफेलोन, कमरे जैसा. उसके फर्श को हमने हाइपोथैलेमस बोला था. उससे जुड़ा हुआ था पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से बताए थे मैंने, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर. एंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस? एंटीरियर पिट्यूटरी को हॉर्मोन्स भेज रहा है ब्लड में. हाइपोथैलेमस ने हार्मोन बनाया, एक हार्मोन बनाया, उसे ब्लड में डाल दिया. ब्लड जो है वो उस हार्मोन को लेके जा रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी तक. तो तुम बोलोगे anterior pituitary, this line has become important. Anterior pituitary is regulated by hypothalamus via portal circulation. पोर्टल सर्कुलेशन, ब्लड के थ्रू हार्मोन भेज रहा है हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को. लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन कैसे भेज रहा है? डायरेक्ट सप्लाई. भाई हाइपोथैलेमस ब्रेन का ही तो हिस्सा है, तो उसमें न्यूरॉन्स है, तो डायरेक्टली न्यूरॉन की सप्लाई, डायरेक्टली एक्सोन आ रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक और हार्मोन डाल रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. और पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने आप से कोई नया हार्मोन नहीं बना रहा, वो उस हाइपोथैलेमस के भेजे हुए हार्मोन को स्टोर करके रखता है. जब जरूरत पड़ती है तो उस हार्मोन को ब्लड में डाल देता है. जैसे हाइपोथैलेमस ने एडीएच बना के पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास भेज दिया. अब तुम्हारे ब्लड में अचानक से पानी की कमी हो गई, तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, वहां पे मैक्युलर डेंसा सेल्स है. मैक्युलर डेंसा सेल्स के पास जैसे ही ब्लड आता है वो पहचान जाती है कि इस ब्लड में पानी की कमी है, तो वो आवाज लगाती है. किसको आवाज लगाती है मैक्युलर डेंसा सेल्स? जैसे ही मैक्युलर डेंसा सेल के पास ब्लड आया, उसने पहचान लिया, भाप लिया उसने कि ब्लड में पानी कम है, फिर उसने तेज से आवाज लगाई. क्योंकि वो खुद तो कुछ नहीं कर सकती, वो खुद नहीं कर सकते कुछ, वो बस डिटेक्ट, गार्ड जो है वो पता कर लेगा चोर है बिल्डिंग में, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा सिस्टम है. उसके बाद पकड़ने का काम गार्ड अकेला नहीं कर सकता, वो सायरन बजा के या फिर पूरे मेंबर्स को, टीम को इकट्ठा करेगा, तब वो कुछ हो पाएगा चोर का. ऐसे मैक्युलर डेंसा सेल्स अकेले नहीं करती कुछ, वो पता लगा लेती है पानी कम है ब्लड में. पता लगाने के बाद वो आवाज लगाती है. किसको लगाती है आवाज, ये बताओ? तेज से चिल्ला के बोलती है कि भाई पानी कम आया है. किसको बोलती है? कोई तो बताएगा, कोई तो बताएगा. ऐसी बात नहीं होनी चाहिए. हमने जब नेफ्रॉन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? ग्लोमेरुलस और ये सब हमने पढ़ा था, पीसीटी, ठीक है, फिर लूप ऑफ हैनले और फिर डीसीटी हमने पढ़ा था इस तरीके से. ठीक है, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो एफरेंट आर्टरी है, यहाँ मैक्युलर डेंसा सेल्स लगी हुई है. ब्लड जो आ रहा है, मैक्युलर डेंसा सेल ने पहचान लिया कि ब्लड में पानी की कमी है, ये ब्लड आ रहा है यहाँ पे, और मैक्युलर डेंसा सेल्स ने पहचान लिया पानी की कमी. उसके बाद इन्होंने आवाज लगाई. किसको? यहाँ पे कुछ सेल्स हुआ करती थी जिसको वो आवाज लगाती है. क्या नाम था इन सेल्स का? इतनी चुप्पी. जक्स्टा सेल्स. याद आ रहा है? याद आया? जक्स्टा सेल्स हुआ करती थी हमारी डीसीटी में. यस मैम. जक्स्टा सेल्स फिर क्या बनाती है? जैसे ही जक्स्टा सेल को पता लगता है भाई मालिक तो अंदर कमरे में सो रहा है, उसे नहीं पता बाहर चोर है, गार्ड जो है बाहर बैठा है वही तो बताएगा ना कि चोर है, तब तो मालिक घर का कुछ करेगा. तो मैक्युलर डेंसा सेल्स आर गार्ड, वो बताती है पानी की कमी है ब्लड में. आ रहा है ना एक्सक्रीशन वाला चैप्टर इस बार? कैसे बोल सकते हो तुम? मालिक कौन? जक्स्टा सेल्स. जक्स्टा सेल को क्या पता लगा? पानी की कमी है, उसे पता लगा कि पानी की कमी है, तो उसने फिर प्रोसेस स्टार्ट कर दी. कौन सी प्रोसेस? RAAS करके जो प्रोसेस तुमने पूरी पढ़ी एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में. भूलना नहीं है, इसलिए बोलती हूँ तुम यूट्यूब की रिकॉर्डिंग्स देखते रहा करो. खाली खड़े हो, जैसे ऐसे ही घर में कोई काम करो, लेट सपोज लड़कियां हो, मुझे पता है घर में कुछ ना कुछ काम करती रहती होगी, ईयर प्लग्स डाले, फोन में रिकॉर्डिंग चलाई, काम करते रहो. बताओ, ना बैठना पड़े, ना किसी को पता लगा कि बच्ची पढ़ रही है, बहुत पढ़ाकू बच्ची है, दिन रात पढ़ती है. मैं तो गाने सुन रही हूँ मम्मी. तुम्हारा चैप्टर रिवाइज हो गया, तुम्हें याद रहेगा कि RAAS क्या है. अब तुम्हें याद ही नहीं आ रहा.
ठीक है ना, तुम्हारी गलती नहीं है, ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी है चीजों को भूलने की, तुम भूल जाओगे चीजें, इसलिए तो रिकॉर्डिंग्स होती है ना, इसलिए बच्चे किताबें पलट पलट के दोबारा दोबारा दोहराते हैं कि दिमाग को याद रहे बस कैसे करके। अब आ रहा है इस बार चैप्टर एक्सक्रीशन वाला, बताओ। ठीक है, तो ये कहानी मैंने क्यों समझानी शुरू करी, ये कहानी मैंने इसलिए समझानी शुरू करी कि मैंने तुम्हें बताया कि हाइपोथैलेमस जो हार्मोन भेजता है ना, एडीएच नामक हार्मोन, उस एडीएच का यहाँ पे रोल होता है। ठीक है, तो ये एडीएच किसने बनाया, पिट्यूटरी ने बनाया नहीं है इसे, बनाया इसे हाइपोथैलेमस नहीं है, हाइपोथैलेमस ने बस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ध्यान रखना पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इस हार्मोन को डाला है। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, जैसे पहले मैंने एक इंपॉर्टेंट, जब मैं इंपॉर्टेंट लाइन बोलती हूँ ना तो स्टामक करके उसे कहीं लिख लिया करो कि anterior pituitary is regulated by hypothalamus via portal circulation and posterior pituitary is under direct control of hypothalamus via neural regulation, डायरेक्ट न्यूरॉन सप्लाई आ रही है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस की। ठीक है, तो इस पे सवाल रिपीटेडली प्रीवियस ईयर में आए हैं कि पिट्यूटरी का कौन सा हिस्सा हाइपोथैलेमस के कैसे कंट्रोल में है। अब बात आती है जो हार्मोन्स तुम पूरे चैप्टर में पढ़े जा रहे हो, पिट्यूटरी हो चाहे हाइपोथैलेमस हो, पीनियल ग्लैंड हो, एड्रिनल ग्लैंड हो, कितने ग्लैंड्स तुमने पढ़े, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स तुमने पढ़े, टेस्टिस पढ़ा, ओवरी पढ़ा, तो तुमने बहुत सारे हार्मोन्स देख लिए अब तक। अब ये जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हैं कि ये स्टेरॉइड के बने हैं, मतलब इनकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है, किसके ये बने हुए हैं, उस आधार पे इनको 4 भागों में बांट रखा है जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे हैं। कुछ इसमें इसमें जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिए वो तुम्हें याद होने चाहिए कि पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, मतलब कुल मिला के जिनके अंदर अमीनो एसिड की चेन हो, जिनके अंदर क्या हो, चेन हो अमीनो एसिड्स की, ये कलर थोड़ा कम विजिबल है ना, जिनके अंदर क्या हो, चेन हो अमीनो एसिड की, ऐसे ऐसे हॉर्मोन्स के एग्जाम्पल में आता है इंसुलिन, ग्लूकागन, पिट्यूटरी हार्मोन और हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हमने पढ़ा है ना, इंसुलिन ग्लूकागन कौन बना रहा है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज की अल्फा बीटा सेल ने इंसुलिन बनाया, अल्फा सेल ने ग्लूकागन बनाया। शुगर के कंट्रोल में, शुगर के रेगुलेशन में, अमाउंट, शुगर के अमाउंट रेगुलेशन में इनका रोल होता है। किसके बने हुए हैं ये, अमीनो एसिड की चेन के बने हुए हैं, पेप्टाइड हार्मोन है ये। अच्छा, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में क्या अंतर है, और प्रोटीन, इन तीनों में क्या अंतर है। पेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड है स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड, स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड क्या है, पता होना चाहिए तुम्हें, यूनियन रटना है, पता होना चाहिए सबको, जो भी लिखा है पता होना चाहिए। पॉलीपेप्टाइड क्या है, लॉन्ग चेन, लंबी चेन है अमीनो एसिड्स की। ठीक है, और प्रोटीन क्या है, फोल्डेड स्ट्रक्चर है, फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ चेन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की जो चेन थी वो फोल्डेड फॉर्म में है, सेकेंडरी, टर्शियरी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स जो तुमने पढ़े हैं, ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल्स में, तो पूरी बायो जुड़ी हुई है। प्रोटीन पढ़ा तो बायोमोलिक्यूल थोड़ा सा दिमाग में आ गया कि हाँ भाई मैंने सेकेंडरी प्रोटीन पढ़ा था, मैंने टर्शियरी प्रोटीन पढ़ा था। ऐसे पढ़ना है तुम्हें अपनी क्लास 12th के अंदर, लिंक करते हुए तुम कोशिश करा करो जितना जोड़ सको। जैसे जैसे तुमने शब्द प्रोटीन देखा तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि इससे पहले प्रोटीन के बारे में कहाँ पे और क्या क्या पढ़ा है मैंने। ये तरीका होता है एक रिवीजन करने का, हर बार किताब उठाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे शब्द रिपीट होते हैं, कई बच्चे एक शब्द के ऊपर उस शब्द से जुड़ी हुई पुरानी बातें याद करके आधा रिवीजन कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्टीरॉइड्स हार्मोन। स्टीरॉइड्स हार्मोन के एग्जांपल कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल कौन बना रहा है, कौन बताएगा मुझे, किस ग्लैंड ने कॉर्टिसोल बनाया, किस ग्लैंड ने बनाया कॉर्टिसोल। ऑप्शन ए, मैं ऑप्शंस दे रही हूं, ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी पीनियल ग्लैंड एंड ऑप्शन डी टेस्टिस। ये तो बहुत वेग ऑप्शन हो गया, 3 ही ऑप्शन में से बताओ, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। किसने बनाया है कॉर्टिसोल नामक हार्मोन, कौन सा ग्लैंड बनाता है। मैम एड्रिनल ग्लैंड। वेरी नाइस पलक, बिल्कुल सही। और एड्रिनल ग्लैंड में भी 2 पार्ट बताए थे, ये भी बता दो फिर,
थोड़ा सा और याद करो, एड्रीनल मेड्यूला मैम की एड्रीनल कॉर्टेक्स? वेरी नाइस, बच्चे बताने लग रहे हैं कई और भी। एड्रीनल मेडुला की एड्रीनल कॉर्टेक्स? मैम कॉर्टेक्स। वेरी नाइस, देखो नाम में कॉर्टिसोल आ रहा है तो एड्रीनल कॉर्टेक्स बनाता है ये। ठीक है, तो अब तुमने चैप्टर पढ़ लिया तो तुम्हें ग्लैंड और उससे बनता हार्मोन का नाम याद होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन सबको पता है कौन बनाता है। अच्छा, ये इस्ट्राडायोल क्या है? ये नहीं पढ़ा तुमने, पढ़ा है इस्ट्राडायोल? प्रोजेस्टेरोन तुमने पढ़ा है? नो मैम। इस्ट्राडायोल, इस्ट्राडायोल क्या है, किसको पता है? इस्ट्रोजन पढ़ा है? इस्ट्रोजन पढ़ा है? इस्ट्रोजन हार्मोन, हाँ। रिप्रोडक्टिव पार्ट, कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है एस्ट्रोजन हार्मोन? आप लोगों में है, हम में है, हम सब में है एस्ट्रोजन हार्मोन, बता दो लड़कियों, कौन बनाता है एस्ट्रोजन हार्मोन? ऐसा ना करो। इज मैम ओवरी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओवरी ना, लड़कियों में बनता है ओवरी। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी बनाती है। ठीक है, अब ऊपर तुमने एस्ट्राडायोल लिखा देखा, तो इसलिए ये बात तुम्हें बतानी पड़ेगी क्योंकि एनसीईआरटी चीजों को छुपा देती है। एस्ट्रोजन की 3 फॉर्म्स होती हैं, E1, E2, E3। 3 फॉर्म्स हैं एस्ट्रोजन की, एस्ट्रोजन के 3 रूप हैं। इसमें से जो दूसरा वाला रूप है इसको एस्ट्राडायोल बोलते हैं, एस्ट्राडायोल। ये क्या है? E1, E2, E3 आफ्टर मीनोपोज जो एस्ट्रोजन बॉडी में बनता है। हाँ, E2 इज एस्ट्राडायोल, बिल्कुल सही है पलक। आफ्टर मीनोपोज यानी कि मेंसुरेशन जब स्टॉप हो जाता है, आफ्टर अ एज, ओल्ड एज में, जो ओल्ड एज फीमेल्स होती हैं जब उनमें मेंसुरेशन का प्रोसेस रुक जाता है, यानी कि उस फेज को मीनोपोज बोलते हैं। तो मीनोपोज के बाद जो एस्ट्रोजन बनता है बॉडी के अंदर, दैट इज E1। ठीक है, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर्स, जब फीमेल फर्टाइल है, जब फीमेल एबल टू रिप्रोड्यूस है, उस दौरान जो एस्ट्रोजन बॉडी में बन रहा है, दैट इज E2 एस्ट्राडायोल। ठीक है, एंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी अराइव करती है उस टाइम जो एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में बनता है, सॉरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एस्ट्रोजन बॉडी में बनता है, दैट इज E3 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, दिस इज ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर्स इंक्लूडिंग प्यूबर्टी, जिस टाइम फीमेल फर्टाइल है, एबल टू रिप्रोड्यूस है बट नॉट प्रेग्नेंट, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर्स। ठीक है, एंड ये कब बनता है? आफ्टर मीनोपोज, आफ्टर मीनोपोज। ठीक है, तो इस्ट्रोजन या इस्ट्राडायोल, तुम कुछ भी बोलो, अंतर तुम्हें पता चल गया क्या है? एक स्टीरोइड हार्मोन है, एक स्टीरोइड हार्मोन है। स्टीरोइड्स क्या होते हैं? स्टीरोइड्स क्या होते हैं? जैसे पेप्टाइड अमीनो एसिड्स का बना होता है, ठीक है, जैसे लिपिड जो है वो कार्बन की लंबी चेन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का बना होता है, ऐसे स्टीरोइड्स के अंदर अल्कोहलिक ग्रुप होता है, कार्बन की एक लंबी चेन होती है। ठीक है ना, तो बेसिकली लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है स्टीरोइड के अंदर, कंपोजिशन अगर तुम केमिकल यूज का देखोगे। तो कौन कौन है स्टीरोइड हार्मोन? स्टीरोइड हार्मोन्स आर कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन। आइडोथायरोनिन, वेरी सिंपल, जिनमें आयोडीन होता है, इसका उदाहरण तो सबको पता है, थायराइड हार्मोन। अमीनो एसिड डेरिवेटिव, जिनके अंदर अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड से बने हैं, यहाँ कोई लंबी चेन नहीं है अमीनो एसिड की, लंबी चेन होती तो पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड बन जाता हार्मोन। ये अमीनो एसिड से डिराइव हुए हैं, यानी कि कोई जैसे यूरिया पढ़ते हो तुम, यूरिया पढ़ते हो ना, नाइट्रोजनस वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, कैसे बना है यूरिया? अमीनो एसिड से डिराइव हुआ है। जिस जिस साइकिल में यूरिया बनता है ना, जिसको अपन यूरिया साइकिल बोलते हैं, जिस साइकिल में यूरिया बनता है, लीवर के अंदर होती है ये साइकिल, लीवर के अंदर एक साइकिल होती है यूरिया साइकिल, उसमें यूरिया बनता है, तो अमीनो एसिड का इस्तेमाल होता है उस साइकिल में। दैट वाई ये एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव बोल सकते हो, लेकिन ये हार्मोन थोड़ी ना है, इसलिए यहाँ इसका नाम नहीं लिखा। तो ऐसे हार्मोन्स जो अमीनो एसिड से डिराइव हुए, अमीनो एसिड से बने हैं, उनका उदाहरण है एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन। क्लियर है? समझ में आया? ये याद होना चाहिए, ये एग्जाम में पेपर में आ रहा है, तो ये आएगा इनमें से कौन सा हार्मोन पेप्टाइड है, कौन सा हार्मोन स्टीरॉयड है, ऐसे करके पूछ लेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन।
ठीक है, लास्ट टॉपिक जो हमें आज पढ़ना है दैट इज हार्मोन। इतनी देर से जो पढ़ रहे हैं, जब मैंने तुम्हें यहाँ बताया, देखो यहाँ पे मैंने क्या समझाया था, जैसे मैंने ये बोला कि भाई सिक्रीटिन एक हार्मोन है, स्मॉल इंटेस्टाइन ने बनाया, पैनक्रियाज पे उसने एक्ट किया और एक्ट करके उसने HCO3 रिलीज करवाया। या फिर गैस्ट्रिन हार्मोन स्टमक में बना, फिर ग्लैंड्स पे उसने एक्ट किया और उसने HCl रिलीज करवाया। अब आप अपने को जो बात समझनी है वो ये है कि भाई ये एक हार्मोन था गैस्ट्रिन, ठीक है मैम समझ में आया, ये बन गया। फिर अगली बात मैंने क्या बोली कि इसने एक्ट किया किसके ऊपर, मैंने बोला इसने एक्ट किया बच्चे गैस्ट्रिक ग्लैंड पे, आपने मान लिया। फिर मैंने बोला कि जब इसने गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट किया तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ने HCl बना दिया। अब हमें समझना है कि ये काम हो कैसे रहा है, कैसे तो हार्मोन एक्ट कर रहा है, फिर कैसे वो ग्लैंड वो चीज बना रही है। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा कि भाई हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को भेज दिया, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन भेज दिया किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। जब एंटीरियर पिट्यूटरी को ये हार्मोन गया तो एंटीरियर पिट्यूटरी को संदेश मिला एक हार्मोन बनाने का, उस हार्मोन का नाम था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके एक्ट करता है किसके ऊपर, ओवरी के ऊपर, ओवरी पे एक्ट करता है। जब ये ओवरी पे एक्ट करता है तो फिर ओवरी एक फंक्शन प्रोड्यूस करती है, फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है, ठीक है ना। ओवरी पे इस हार्मोन ने एक्ट किया और ओवरी ने काम करना शुरू कर दिया, फॉलिकल्स का ग्रोथ करवाया। फॉलिकल्स क्या है, ओवरी के अंदर सेल्स होती है, ठीक है, इसे तुम डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12th में जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे। ओवरी ने फॉलिकल्स की ग्रोथ करवा दी। अब हमें इस पोर्शन में क्या पढ़ना है, ये जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, हमें ये वाला पोर्शन पढ़ना है डिटेल में कि ये कैसे हो रहा है कि एक हार्मोन आता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर एक्ट करता है और फिर वो ऑर्गन कोई फंक्शन परफॉर्म कर देती है, ये काम होता कैसे है, हाउ, ये पढ़ना है हमें। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग ना, मजा आने वाला है जानने में कि भाई ये काम हो कैसे रहा है। दो तरीकों से होता है ये काम, कैसे होता है, दो तरीकों से होता है। कौन से दो तरीके हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं हम। हाउ अ हार्मोन, हाउ अ हार्मोन प्रोड्यूस ए अफेक्ट, कैसे एक हार्मोन एक अफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। वो अफेक्ट कोई भी हो सकता है, वो अफेक्ट हो सकता है मेंटल ग्रोथ हो, आपके हाइट की ग्रोथ है, या ओवरी में फॉलिकल्स का ग्रोथ है, कितने सारे फंक्शन हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। आपने पढ़ा कॉर्टिसोल इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, तो कैसे कर रहा है, आपने पढ़ा कि एड्रेनलिन ब्लड में आता है तो अपन अलर्ट हो जाते हैं, मसल्स जो है दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये जो अफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है एक हार्मोन, ये कैसे कर रहा है, दो तरीके हैं। नहीं, पहले पढ़ते हैं एक तरीका, कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, बाय बाइंडिंग टू ए हार्मोन रिसेप्टर। ये एक हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करता है, हार्मोन एक हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करता है जो कि प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट ओवर टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन कौन सी है, टारगेट ऑर्गन कोई भी हो सकती है, अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो उसकी टारगेट ऑर्गन ओवरी है, ठीक है। अगर लेट सपोज कि मेलाटोनिन है पीनियल ग्लैंड का, तो उसकी टारगेट ऑर्गन स्किन की वो सेल है जो मेलाटोनिन पिगमेंट बनाएगी, ठीक है ना, डार्क कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो पिगमेंट बनाने वाली सेल है। तो ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा हार्मोन आ रहा है। टारगेट ऑर्गन पे हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ये जो रिसेप्टर ऑर्गन पे लगे हुए हैं ना, इनकी दो पोजीशन है, दो पोजीशंस हो सकती है उनकी, टू पोजीशंस इन अ टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन पे इन रिसेप्टर की दो पोजीशन हो सकता है ये कहां पे हो, ऑन द आउटर मेम्ब्रेन, हो सकता है जो टारगेट ऑर्गन की मेम्ब्रेन है ये उस पे हो, या फिर हो सकता है ये कहां पे हो, इन इंट्रासेलुलर पार्ट। इंट्रासेलुलर पार्ट, इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है, इंटर और इंट्रा शब्द का मतलब आपको हमेशा पता होना चाहिए। इंटर और इंट्रा दो शब्द यूज होते हैं बायो में। इंटर क्या होता है, इंटर क्या होता है कौन बताएगा, इंटर स्कूल कंपटीशन सुना होगा, जब दो जनों के, अंदर, हाँ जी, मैम तो अंदर हो तो सेल के अंदर हो तो इंटर इंटर सेल्यूलर। सेल के अंदर इंटर नहीं, इंटर माने बिटवीन टू,
ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इसके बीच में जो स्पेस है वो इंटरसेलुलर स्पेस हुआ। दोनों सेल के बीच में, दो स्कूल के बीच में जो कंपटीशन होता है उसे तुम बोलते हो इंटर स्कूल कंपटीशन। इंट्रा मतलब इनसाइड अ सेल, सेल के अंदर, इनसाइड, इंट्रा मतलब इनसाइड। तो मैंने यहाँ इंट्रा सेलुलर पार्ट लिखा, मतलब कि सेल के अंदर कहीं पे रिसेप्टर है, सेल के अंदर कहीं पे रिसेप्टर है। और यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन लिखा, मतलब सेल के बाहर ऊपर ही, यहाँ पे, यहाँ कहीं रिसेप्टर है। बात समझ में आ रही है? अब सेल के अंदर कहाँ है भाई? सेल के अंदर कहाँ? सेल के अंदर तो बहुत सारी चीजें, कितनी, ऑर्गनली, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, कितनी चीजें। तो ज्यादातर सेल के अंदर रिसेप्टर अगर मिलेगा हार्मोन का तो कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस में। ज्यादातर हार्मोन का रिसेप्टर अगर सेल के अंदर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस में। तो दो तरीके के आपने क्या देखे? हार्मोन रिसेप्टर देखे। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, हार्मोन रिसेप्टर होता है। अब हार्मोन रिसेप्टर होता है तो फिर एक्ट कैसे करता है? तो दो रिसेप्टर पड़े हैं तो दो ही तरीके पड़ेंगे एक्ट करने के। पहला आपको दिख रहा है, देखो, हार्मोन रिसेप्टर जो सेल की मेम्ब्रेन पे है वो कैसे एक्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैं बगल में एक और डायग्राम बना रही हूँ समझाने के लिए। ये क्या है? ये सेल की मैंने एक मेम्ब्रेन बनाई। कौन से सेल की मेम्ब्रेन बना रही हूं मैं बना रही हूँ टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन लेट सपोज क्या है, मेरी टारगेट ऑर्गन मैंने लिया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया लिया मैंने। हार्मोन लिया मैंने एड्रीनलिन। हार्मोन क्या लिया? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन है जो कि क्या करेगा? एटीपी प्रोड्यूस करवाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि जब एड्रीनलिन हार्मोन बनता है तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है, आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है, एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो एड्रेनालिन जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे एक्ट कर रहा है। देखो कैसे, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर बैठा हुआ है ग्रीन कलर का, ये क्या है? ये है रिसेप्टर। ये क्या है? रिसेप्टर। इसने रिसीव करा एड्रेनालिन को। जैसे ही एड्रेनालिन इसके ऊपर आया, जैसे ही एड्रेनालिन इसके ऊपर आया, मेम्ब्रेन में यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स बने हुए हैं। आपको पता है मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? सेल की मेम्ब्रेन किसकी बनी है? बताना जरा। ऐसे लिपिड की बाइलेयर देखी थी ना आपने, और बीच बीच में प्रोटीन्स भी देखे थे। बताओ, ऐसी स्ट्रक्चर थी ना? हाँ जी, यस। सेल मेम्ब्रेन की ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना, लिपिड भी होते हैं और प्रोटीन भी होते हैं। तो ये मैंने बनाया एक प्रोटीन, इसका नाम है जी प्रोटीन। मेम्ब्रेन पे प्रोटीन है जी प्रोटीन। जैसे ही रिसेप्टर ने हार्मोन को पकड़ा, ये जी प्रोटीन क्या हो गया? ये जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया। जी प्रोटीन क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है, जी प्रोटीन क्या करता है? प्रोड्यूस करवाता है कुछ सेकेंडरी मैसेंजर को। अब ये जो प्रोसेस है ना, जी प्रोटीन के एक्टिवेट होने से सेकेंडरी मैसेंजर बनना, मैं अभी समझाऊंगी सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है। पर ये जो प्रोसेस है ये बहुत हाई लेवल का प्रोसेस है, इसे आपको भी डिटेल में नहीं समझना। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्या? सेकेंडरी मैसेंजर्स। सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या है? ऐसे समझो आप कि एक बाहर कोई संदेश देने आया है, डाकिया, ठीक है, आपका पोस्टमैन, और आप बैठे हो कमरे में और आपके लिए है वो संदेश। तो आपका जो इंटरमीडिएट होगा, पोस्ट ऑफिस से जिसने संदेश, पोस्टमैन से जिसने संदेश लिया, आपकी बहन ने, आपके भाई ने, और फिर आप तक पहुंचाया, तो वो आपका बहन और भाई क्या है? आपका वो मदर, फादर, जो भी, वो कौन है? वो है सेकेंडरी मैसेंजर। प्राइमरी मैसेंजर तो वो पोस्टमैन था जो आपका संदेश लेके आया। आपका ब्रदर, आपका सिस्टर, भाई बहन जो आप तक संदेश लेके जा रहा है वो क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर। बात समझ में आ रही है? तो सेल में भी सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। प्राइमरी मैसेंजर कौन था? प्राइमरी मैसेंजर तो एड्रीनलिन ही है ना। संदेश जो लेके आया है कि भाई शेर है, तेरे को एनर्जी चाहिए, तुझे भागना है, ये संदेश एड्रीनलिन लेके आया है। लेकिन एड्रेनालिन की एंट्री सेल के अंदर नहीं हो सकती, उसके लिए बाहर रिसेप्टर लगा हुआ है। तो उस पर जैसे ही बैठता है जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है। जी प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट होता है एक अनदर कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है जो आपको डिटेल में नहीं समझना। उस कॉम्प्लेक्स के एक्टिवेट होने से सेकेंडरी मैसेंजर सेल के अंदर बनने लग जाते हैं। और सेकेंडरी मैसेंजर क्या है? वो सेकेंडरी मैसेंजर वो है जो एड्रीनल के इस संदेश को फाइनली लेके जाएंगे उस मेन जो जहां तक संदेश जाना चाहिए। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेज तक संदेश जाना चाहिए, जिसे एटीपी बनानी है, तो वो सेकेंडरी मैसेंजर लेके जाएगा।
सेकेंडरी मैसेंजर के उदाहरण पूछे जाते हैं आपसे बार बार एग्जाम्स के अंदर कि कौन कौन होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। तो एक उदाहरण है साइक्लिक एएमपी, सी माने साइक्लिक, एएमपी माने एडेनिन मोनोफॉस्फेट, एडेनिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, साइक्लिक एएमपी कैसे बना है? साइक्लिक एएमपी आपके एटीपी से ही बना है। पहले आपका एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है एडेनिन मोनोफॉस्फेट में, ठीक है, और उसके बाद जो है एक साइक्लिन इंडिपेंडेंट प्रोटीन, ये प्रोटीन है साइक्लिन इंडिपेंडेंट प्रोटीन, इससे जोड़ दिया जाता है एंड इट बिकम सीएएमपी। तो सीएएमपी क्या है? एक सेकेंडरी मैसेंजर है। इसके अलावा कैल्शियम जो आयन आपके सेल में प्रेजेंट है वो भी सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं। कैल्शियम आयन जो आपके सेल में प्रेजेंट है वो भी सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं। इसके अलावा एक और फेमस सेकेंडरी मैसेंजर है IP3, इंडोल ट्राइफॉस्फेट, इंडोल ट्राइफॉस्फेट, इंडोल एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उसके साथ 3 फॉस्फेट अटैच है, दैट वी कॉल्ड इंडोल ट्राइफॉस्फेट। तो ये सब एक कंपाउंड है जो सेकेंडरी मैसेंजर का काम कर रहे हैं। यहां तक बात समझ में आती है? जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर बना, जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर बना, क्या होगा? सेकेंडरी मैसेंजर इस आगे संदेश को लेके जाएगा और जो भी रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें इनिशिएट करवाएगा। कुछ केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर चालू हो जाएंगी उस संदेश के हिसाब से, और फाइनली क्या होगा? रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। अब वो रेस्पॉन्स अगर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनाना है तो एटीपी बनाने का रेस्पॉन्स, अगर ये मेम्ब्रेन ओवरी की होती और ये हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता तो ये रिस्पॉन्स होता फॉलिकल्स का ग्रोथ। तो ये रिस्पॉन्स वैरी करेगा कि आपका संदेश वाहक कौन है, कौन संदेश लेके आया। यहां तक कहानी समझ में आती है अच्छे से? हाँ जी, यस नो कर दो, थम्स अप कर दो, बता दो एक बार मेरे को यहां तक अच्छे से। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है, सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कि अगर ये रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर है तो व्हाट इफ द रिसेप्टर लाइज इन द न्यूक्लियस, कि ये आया आपका हार्मोन, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर का कोई रिसेप्टर नहीं है। रिसेप्टर कहाँ बैठा है? रिसेप्टर आपके न्यूक्लियस में है, यहाँ पे रिसेप्टर है, यहाँ पे। तो यहाँ पे रिसेप्टर है तो क्या होगा? यहाँ पे अगर रिसेप्टर है तो इसकी एंट्री अंदर हो जाएगी और ये फाइनली न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा वाया न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर होते हैं ना, न्यूक्लियर पोर के अंदर से एंटर करेगा और इस रिसेप्टर पे बाइंड होके क्या बनाएगा? आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर तो भाई डीएनए प्रेजेंट है, तो जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा आपके डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट का जीन एक्टिवेट हो जाएगा। लेट सपोज ये जो है ये एक थायराइड हार्मोन है, मान लो कि ये थायराइड हार्मोन है, ठीक है। थायराइड हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, तो ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपका डीएनए है और डीएनए का ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट? इतना हिस्सा डीएनए का, यहाँ पे कुछ जीन्स हैं, जो जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए, आपके आईक्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये जीन्स। ये जीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो थायराइड हार्मोन आया, न्यूक्लियस में रिसेप्टर से बाइंड किया और आपका ये पर्टिकुलर सेगमेंट एक्टिवेट हो गया, ये जीन एक्टिवेट हो गया। और जब जीन्स एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है? जीन्स जब एक्टिवेट होते हैं, ये है आपका एक जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ये जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेंटल ग्रोथ के लिए, ये क्या हो गया? ये जीन एक्टिवेट हो गया। जब जीन एक्टिवेट होते हैं, मैंने ये छोटा सा टुकड़ा डीएनए का काट के बाहर निकाल लिया, ये दिखा रही हूं मैं आपको जीन, ठीक है। जब जीन्स एक्टिवेट होते हैं तो क्या बनाते हैं? ये जीन बनाते हैं एमआरएनए। बेसिकली जीन है क्या? डीएनए का ही तो एक फ्रेगमेंट है। जीन क्या है? एक फ्रेगमेंट है डीएनए का, एक फ्रेगमेंट है किसका? डीएनए का। तो डीएनए ने बनाया आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, एक जीन को एक्सप्रेस करने का प्रोसेस। तुम्हारे अंदर मदर का भी जीन है, फादर के भी जीन्स है, ठीक है। तुम्हारा आई कलर डिफरेंट है क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पर्टिकुलर कलर वाला जीन है। तो जीन से कलर आया है, स्किन कलर आया है, आई कलर आया है, बहुत सारी चीजें जीन से आई हैं। मेंटल ग्रोथ के लिए भी कहीं कुछ जीन्स होते हैं। वो जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसका ऊपर पूरा चैप्टर है क्लास 12th में। अभी एक ब्रीफ समझ लो कि जब जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ना, जीन
बोलते कैसे हैं कि मैं इस कलर के लिए हूं या फिर मैं इस पर्टिकुलर हाइट के लिए हूं, ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इस प्रोसेस के थ्रू। जीन एक डीएनए का हिस्सा होता है, वो डीएनए से बनता है आरएनए, एमआरएनए बेसिकली बोलते हैं जिसको। एमआरएनए से फिर बनता है प्रोटीन। तो फाइनली प्रोटीन जो होता है आपकी बॉडी में वो कोई काम करवाता है। लेट सपोज ये प्रोटीन एक एंजाइम है, मान लो कि ये प्रोटीन एक एंजाइम है, भाई एंजाइम्स भी तो प्रोटीन होते हैं ना, तो मान लो ये प्रोटीन एक एंजाइम है, ठीक है। तो ये एंजाइम जाएगा, ये एंजाइम जाएगा सेल में, न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है ना सारा काम, ये सारा काम न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है। तो ये जो एंजाइम है ये न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, ये पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है काम। तो ये एंजाइम न्यूक्लियस से बाहर जाएगा और ये प्रोडक्ट ए को कन्वर्ट करेगा किसमें? प्रोडक्ट बी में, ठीक है। और प्रोडक्ट बी जो है वो लेट सपोज तुम्हारा पर्टिकुलर मेंटल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या वो पर्टिकुलर आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लो ये प्रोडक्ट मेलाटोनिन पिगमेंट ही है, ठीक है। तो ये बना कैसे? ए से बना, ए से बी बनने के लिए ये एंजाइम चाहिए था, और ये एंजाइम इस जीन ने बनाया। और कब बनाया? जब वो हार्मोन आया। तो ऐसे बॉडी में काम हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? प्रोसेस कैसे हो रहा है? हमने पढ़ तो लिया कि ठीक है फलाना हार्मोन फलाना काम करता है, पर कैसे करता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बात समझ में आई? थोड़ा सा आइडिया लगा कैसे हो रहा है? हाँ जी, लगा थोड़ा सा आइडिया? अगर थोड़ा सा आइडिया लगा, समझ में आया, तो एक पॉइंट लिख लो अपनी नोटबुक में स्टार मार्क करके कि मोस्ट ऑफ द आइडोथायरोनिन्स, आयोडीन के जो बने हैं थायराइड हार्मोन, most of the idothyoronins and steroid hormones, most of the idothyoronins and steroid hormone have their receptors inside the nucleus. अधिकतर थायराइड हार्मोन और स्टीरोइड हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, इन सब के जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। बाकी ज्यादातर हार्मोन्स के रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस लाइन को लिख लो, most of the thyroid hormones, most of the idothyoronins and steroid hormones have their receptors inside the nucleus. Clear hai? So we have done with the chapter of chemical control and coordination, and we will meet in the revision class now. Very all the best to all of you for your Saturday exam. Stay connected with me for any doubt, any query, any type of help. जो चीजें मैंने समझाई हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के कैसे करते हैं, उसे थोड़ा सा दिमाग में रखना है अब से, ठीक है। कि पेपर को अटेम्प्ट करने की कई तकनीक होती है, हमें वो तकनीक पता होनी चाहिए ताकि हमने जो पढ़ा है वो हम अच्छे से यूटिलाइज कर सके। कभी भी पेपर की शुरुआत यानी कि शुरू का जो 1 से 1.5 घंटा होता है, उसमें आपको अपना बहुत समय ऐसे सवाल को नहीं देना जो आपको नहीं आ रहा या आपसे नहीं बन रहा। वहां कोई आपको चैलेंज नहीं कर रहा कि ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मुझे याद आना ही चाहिए, ये न्यूमेरिकल का फॉर्मूला तो मैं पढ़ के गई थी, ये तो मेरे से सॉल्व होना ही चाहिए। अरे होना तो चाहिए था पर नहीं हो रहा ना अभी, तो पेपर के टाइम पे फिर छोड़ो उसको, ठीक है। सेकेंड राउंड में करो उसे, जो मार्किंग्स करके मैंने बताया है उसे अच्छे से याद रखना, ठीक है। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। क्लास कैसी लगी वो चैट बॉक्स में बता दो, देन वी विल एंड द क्लास। और अच्छे से समझ आए, कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम हाँ पूछिए पलक। मैम जो एडीएच है वो सिर्फ वही हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस में बनेगा या फिर सारे हार्मोन्स? समझी नहीं मैं आपका सवाल, दोबारा बोलो। मैम जो एडीएच हार्मोन था वो सिर्फ वही हाइपोथैलेमस में बनेगा या फिर सारे हार्मोन वहां बनेंगे उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे? नहीं नहीं, एडीएच हाइपोथैलेमस में बनेगा सिर्फ। हाइपोथैलेमस में एडीएच बन गया, उसके बाद आ गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वहां स्टोर हो गया। अब बॉडी को जब नीड होगी तब पोस्टीरियर पिट्यूटरी इस हार्मोन को रिलीज करेगा। बनेगा सिर्फ हाइपोथैलेमस में, और सारी जगह नहीं बन रहा कहीं भी। मैम नहीं, जैसे पिट्यूटरी भी तो अलग तरीके के भी कई हार्मोन्स रिलीज करता है, तो वो सारे पिट्यूटरी ग्लैंड में ही बनेंगे? हाँ बिल्कुल, जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन्स रिलीज कर रही है ना, बहुत सारे हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये जितने भी हार्मोन पिट्यूटरी रिलीज कर रही है सब पिट्यूटरी में बन रहे हैं। एडीएच नहीं बन रहा पिट्यूटरी में, और ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी में नहीं बन रहा।
दो हार्मोन नहीं बन रहे जो पोस्टीरियर ओके पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं, वो पिट्यूटरी में नहीं बन रहे, ठीक। ओके और रिकॉर्डिंग्स निधि यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप जो आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना बायो का, उस पर क्लिक करोगे तो उसमें ऊपर ही ऊपर एक टैब है जिसपे लिखा है प्लेलिस्ट लिंक, यूट्यूब प्लेलिस्ट लिंक। उसको आप ओपन करोगे तो मेरा पूरा प्लेलिस्ट ओपन होगा यूट्यूब पे। वहां पे सारी रिकॉर्डिंग्स है टिल न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की अभी नहीं है, वो मैं डाल दूंगी। ठीक है निधि? ओके बेटा, ठीक है, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। मैम। हाँ जी। लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पूछिए। मैम जो एंजाइम्स होते हैं वो मोस्टली किस चीज के बने होते हैं? मोस्टली प्रोटीन्स, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके थैंक यू मैम। ठीक है, वेलकम बेटा, बाय बेटा, बाय।